गुड मॉर्निंग। देखो स्टूडेंट, हमने कल आपको आनुवंशिकी यूनिट के बारे में अध्ययन कराया था। क्या आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी में 3 चैप्टर थे आपके, तीनों चैप्टर खत्म हो गए। इसके बाद जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वह यूनिट है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट जो है यह 5 नंबर की है, 7 नंबर की, सॉरी 7 नंबर की यूनिट है। एक इसमें से 4 अंक का प्रश्न आता है। 5 चैप्टर हैं इसके अंदर। 5 चैप्टर में से आपका एक 4 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन है वो आता है, और उसके अथवा में जो आएगा वो भी इसी यूनिट में से ही आता है। इस यूनिट का पहला जो चैप्टर है वो है अध्यावरणीय तंत्र। बेटा ध्यान से सुनना, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में केवल 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, त्वचा की औतकी क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है रोम की संरचना क्या है। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें से, जो कि बोर्ड में आ भी जाता है, पूछ लिया भी जाता है अक्सर, वो प्रश्न है कि यानी कि त्वचा के कार्यों का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपके सामने इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि त्वचा को शरीर का हरफन मौला अंग कहते हैं, क्यों। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब चूंकि पाठ का नाम है बेटा अध्यावरणीय तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र, तो ऐसा सिस्टम या ऐसा तंत्र जो अध्यावरण मतलब 4 ओर से ढकना, तो ऐसा तंत्र जो किसी भी परिवेश को या किसी भी जीव को 4 ओर से ढकने का कार्य करता है। चूंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यह मनुष्य के बारे में, इसके बारे में अध्ययन कर रहा है। अध्यावरणीय तंत्र की बात कर रहे हैं, और अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य जो है, मनुष्य के शरीर पर, अर्थात हम ये कह सकते हैं बेटा कि मानव के शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। ये त्वचा है। अगर हम देखें तो मनुष्य के शरीर पर जो बाह्य आवरण है वो क्या है? ये त्वचा है। अब त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से, त्वचा एवं त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, अध्यावरणीय तंत्र मनुष्य के शरीर पर, मानव के शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। त्वचा एवं त्वचा के व्युत्पन्न मिलकर अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव के, मनुष्य के शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में, बाह्य आवरण के रूप में त्वचा अर्थात स्किन पाई जाती है। मनुष्य के शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। त्वचा एवं त्वचा के व्युत्पन्न मिलकर अध्यावरणीय तंत्र का
निर्माण करते हैं। बेटा यहाँ तक आप कोई समझ में आने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसमें जो दे रखा है केवल अध्यावरणिक तंत्र क्या है, उसका मीन्स क्या है। अध्यावरण का मतलब होता है चारों ओर से ढकने वाला। तो ऐसा तंत्र जो हमें चारों ओर से ढकने का कार्य करता है उसे हम अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। मानव के शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। त्वचा एवं त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण होता है। मनुष्य की जो त्वचा है उस त्वचा में मेसोडर्मल सेल्स और मेलानिन वर्णक पाया जाता है जो कि संयोजी ऊतक के द्वारा पेशियों से जुड़ी रहती है। मानव की त्वचा में मेसोडर्मल सेल्स और मेलानिन वर्णक पाया जाता है। मानव की जो त्वचा है उसके अंदर मेसोडर्म जो स्तर होता है उसकी सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा मेलानिन वर्णक पाया जाता है। मेलानिन जो वर्णक है यह शरीर को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। मेलानिन जो वर्णक है यह शरीर को रंग प्रदान करता है। मानव की जो त्वचा है यह संयोजी ऊतक के द्वारा पेशियों से जुड़ी रहती है। पेशियों से जुड़ी रहती है किस ऊतक के द्वारा? संयोजी ऊतक के द्वारा। त्वचा का पेशीय स्तर और देह गुहा उपकला मिलकर देह भित्ति का निर्माण करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है बेटा, पूछ लिया जाए कभी कंपटीशन के अंदर कि मनुष्य की देह भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है या कौन कौन सी संरचना के द्वारा होता है, तो हम बता देंगे बेटा कि त्वचा का जो पेशीय स्तर है और देह गुहा उपकला जो ऊतक है, पेशीय स्तर और देह गुहा जो उपकला ऊतक है, यह मिलकर देह भित्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, ये इसके बारे में नॉर्मल जानकारी हो गई। ठीक, सबसे पहली बात अध्यावरणीय तंत्र का मतलब क्या होता है। मनुष्य के शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर अध्यावरणीय तंत्र का निर्माण होता है। अब मनुष्य की जो त्वचा है उसमें मेसोडर्मल सेल्स और मेलानिन वर्णक पाया जाता है और ये जो त्वचा है यह त्वचा संयोजी ऊतक के द्वारा पेशियों से जुड़ी होती है। ये जो त्वचा है इस संयोजी ऊतक के द्वारा जो पेशी है बॉडी की उनके साथ जुड़ी हुई रहती है। अब त्वचा का जो पेशीय स्तर है या पेशीय स्तर और देह गुहा जो उपकला ऊतक है ये दोनों मिलकर देह भित्ति का निर्माण करते हैं। ये बेटा इसके बारे में सामान्य जानकारी आपके सामने हो। इसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ ऑर्थकी किसकी यानी कि त्वचा की, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, त्वचा की औतकी। ये समझ में आना चाहिए बेटा आपके। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से सुनो। त्वचा की औतकी की बात करें तो त्वचा की औतकी में दो परतें मुख्यतः पाई जाती हैं, अर्थात मानव की त्वचा में
दो प्रमुख स्तर पाए जाते हैं। मानव की त्वचा में दो प्रमुख स्तर पाए जाते हैं। दो स्तर पाए जाते हैं बेटा, एक है एपिडर्मिस और दूसरा है आपका डर्मिस। देखो बेटा, ये संरचना दे रखी है आपके सामने, इसी में तो औतकी है और इसी में रोम की संरचना है। ये एपिडर्मिस वाला भाग हो गया और ये आपका यानी कि डर्मिस वाला भाग हो गया। ध्यान से सुनो बेटा, मानव की जो त्वचा है, जो स्किन है, जो स्किन देखी हुई है पतली वाली, इस स्किन की औतकी का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसकी औतकी में दो मुख्य रूप से स्तर पाए जाते हैं। पहला है आपके सामने एपिडर्मिस, देख लीजिए, दूसरा है आपके सामने डर्मिस। अब सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एपिडर्मिस का, अधिचर्म एपिडर्मिस। ध्यान से सुनना बेटा, आनुवंशिकी यूनिट से थोड़ा सा ध्यान हटाकर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट की ओर करें। ये आसान यूनिट है दोनों, ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड, दोनों ही अच्छी यूनिट हैं और दोनों यूनिटों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। दो क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं, यानी कि 8 नंबर आपके 4 से, जो 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन तो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड यानी कि जूलॉजी से आते हैं, और एक जो है वो आपका प्लांट फिजियोलॉजी से आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पिछली कक्षाओं में इस यूनिट का अध्ययन कर रखा है, जैसे पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, मानव मस्तिष्क है, मनुष्य के संवेदी अंग है, मादा जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र है। ये क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चनों में से ही आपके सामने 2 क्वेश्चन उपस्थित हो जाएंगे, अर्थात आपके 56 में से 8 अंक ये सुनिश्चित करते हैं। तो इस यूनिट को बड़े अच्छे से और सावधानी से पढ़ना है, याद भी बहुत आसानी से होता है। सबसे बड़ी बात इस यूनिट के अंदर ये है, क्योंकि इस यूनिट में प्रत्येक टॉपिक का डायग्राम है, चित्र है, और चित्र बनाना बहुत अच्छी तरीका से ना आप पर चाहिए, इसलिए आप घर पर रहकर चित्रों की भी हैबिट कर सकते हैं। एपिडर्मिस की बात करें बेटा, देखो ये एपिडर्मिस आपके सामने यानी कि दिखाई दे रही है और ये है आपकी डर्मिस। अब एपिडर्मिस की बात करें, अधिचर्म का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। भ्रूण का परिवर्तन जो होता है फर्टिलाइजेशन क्रिया के पश्चात, अर्थात निषेचन की क्रिया के पश्चात जब भ्रूणीय परिवर्तन आता, ये एम्ब्रियोलॉजी वाली यूनिट है, 31, 32 और 33, ठीक है, और 34, ये 4 चैप्टर हैं आपके एम्ब्रियोलॉजी में। उस एम्ब्रियोलॉजी में एक चैप्टर भ्रूणीय परिवर्तन का ही है। उस भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भ्रूण के ऊपर 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन तीनों परतों से या तीनों डर्मों से ही पूरे भ्रूण का शरीर का निर्माण हो जाता है। अब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, तो अधिचर्म का जो निर्माण है ये भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। इसमें रक्त वाहिनियों का, रुधिर वाहिनियों का अभाव होता है। अधिचर्म का जो निर्माण है यह भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान एक्टोडर्म से होता है, और इसमें रक्त वाहिनी, जो रुधिर वाहिनियां हैं, धमनियों, सिराएं, उनका अभाव होता है। अब एपिडर्मिस की बात करें तो इसकी जो मोटाई है यह भिन्न-भिन्न स्थानों पर इसकी मोटाई भी भिन्न-भिन्न होती है। एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह शरीर के
यह शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मोटाई की होती है। भिन्न भिन्न मोटाई की होती है। देखिए ना, एपिडर्मिस की अगर मोटाई देखेंगे तो ये अलग अलग जो अंग हैं, अलग अलग जो स्थान हैं, उन पर अलग अलग मोटाई की पाई जाती है। जैसे देखिए बेटा, आप अनुमान लगाइए, आपका शरीर आपके साथ है कि कहां पर तो त्वचा मोटी है और कहां पर त्वचा पतली है, अर्थात किस स्थानों पर एपिडर्मिस मोटी है और किस स्थानों पर एपिडर्मिस पतली है। देखिए बेटा, हथेली देखिए आप, हथेली है, पैर का नीचे का जो होता है तलवा, अर्थात जहां रगड़ वाला स्थान है, जहां रगड़ वाला स्थान है वहां पर तो ये मोटी होती है, और जहां रगड़ नहीं होता है, जैसे नेत्र और जो कॉर्निया है, वहां पर ये त्वचा जो है एपिडर्मिस, ये पतली पाई जाती है। ठीक है बेटा, यह शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मोटाई की होती है। जैसे रगड़ वाले स्थान पर, जैसे हथेली और तलुओं पर ये मोटी होती है, जबकि नेत्र व कॉर्निया में यह पतली होती है। ठीक है बेटा, हथेली और तलुए पे मोटी, हथेली और तलुए पर मोटी, जबकि नेत्र और कॉर्निया में पतली होती है। ठीक है बेटा, इसके बाद अधिचर्म अनेक परतों से मिलकर बना होता है, अनेक परतों से बनी होती है, अतः इसे स्तरित एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अधिचर्म जो है, ये जो लेयर है, ये एक से अधिक परतों से मिलकर बनी होती है, इसलिए यानी अनेक स्तर पाए जाएंगे, इसलिए इसको हम स्तरित एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। देखो बेटा, हम औतकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात औतकी का मतलब क्या है। देखो, मानव की जो त्वचा है, इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना का अगर हम अध्ययन करें तो उस संरचना में दो स्तर पाए जाते हैं, मुख्य से दो परत पाई जाती हैं। एक तो है आपके सामने एपिडर्मिस और दूसरी है आपके सामने डर्मिस। अब एपिडर्मिस का निर्माण तो बेटा किससे हो रहा है? एक्टोडर्म से, और जो डर्मिस है बेटा इसका होगा मेसोडर्म से। ध्यान रखना, इसको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। तो एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। किससे होता है? भ्रूणीय एक्टोडर्म से। इसमें रक्त वाहिनियों का अभाव होता है, इसमें रक्त वाहिनियों का अभाव होता है। यह शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मोटाई की होती है, भिन्न भिन्न मोटाई की होती है। जैसे रगड़ वाला स्थान, जैसे हथेली और तलुए पर तो ये मोटी होती है, हथेली और तलुए पर ये मोटी होती है, जबकि नेत्र और कॉर्निया में यह पतली होती है। अधिचर्म अनेक परतों से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है, इसलिए इसे स्तरित एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। अगली चीज बेटा, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर इसमें 5 परत पाई जाती है, 5 परत पाई जाती है। कितनी परत? 5। देखिए बेटा चित्र की ओर आ जाइए आप। ये एपिडर्मिस लेयर हो गई,
इस एपिडर्मिस में देखो 5 लेयर है, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। देखो बेटा 1 2 3 4 5। सबसे पहला स्तर है बेटा अंकुरण स्तर। कौन सा है? अंकुरण स्तर। इसको मेल्टिकी स्तर भी कहते हैं। दूसरा स्तर है बेटा आपका सूल स्तर। कौन सा है? सूल स्तर। तीसरा है आपका यानी कि कण स्तर, यानी कि इसमें प्रोटीन के कण पाए जाएंगे। अगला है बेटा स्वच्छ स्तर और लास्ट का है बेटा आपका यानी कि क्रेनियम यानी कि किरण स्तर। तो ये 5 स्तरों से बनी होती है। कौन सी बेटा? एपिडर्मिस जो है यह एपिडर्मिस अंदर से बाहर की ओर 5 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। कितनी परतों से? 5। वो देख लीजिए आप। पहला है अंकुरण स्तर, दूसरा है सूल स्तर, तीसरा कणीय स्तर, चौथा स्वच्छ स्तर और पांचवा किरण स्तर। अब इन स्तरों को हम यानी क्रम से पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया बेटा? उतारना चाहो आप साथ के साथ इनको उतार भी सकते हो। देखो बेटा त्वचा की आपकी हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन पढ़ रहे हैं तो मानव की त्वचा में 2 प्रमुख स्तर पाए जाते हैं, एक एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस। एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं हम तो अधिचर्म का जो निर्माण है यह भ्रूणीय एक्टोडर्मिस से होता है। ये विशेषकर याद करने वाली बात है। इसमें रक्त वाहिनियों का अभाव होता है। अब अभाव कैसे होता है वो देखिए बेटा। कभी कभार आप देखते होंगे जैसे हम कहीं चल रहे हैं तो चलते चलते समय हमें कोई रगड़ हो जाती है तो ऊपर से जो लेयर है वो हट जाती है लेकिन ब्लड नहीं आता है। अक्सर कर काफी बार ऐसा हुआ होगा, चल रहे हैं हम, चलते चलते या किसी से रगड़ हो गई तो ऊपरी जो लेयर है वो हट जाती है लेकिन यानी कि ब्लड नहीं आ रहा। ब्लड नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। यह शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मोटाई की होती है। हथेली और तलवे जहां रगड़ होती है वहां ये मोटे होते हैं, जबकि नेत्र और कॉर्निया में यह पतली होती है। अधिचर्म अनेक परतों से मिलकर बनी होती है, अतः इसे स्तरित एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। अंदर से बाहर की ओर इसमें 5 परतें पाई जाती हैं। अब क्रम से 5 परतों का हम अध्ययन करते हैं। ध्यान से पढ़ना बेटा आपको। एपिडर्मिस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। सबसे पहला ए कौन सा है बेटा? अंकुरण स्तर। अंदर से बाहर की ओर पढ़ना है हमें। अंकुरण स्तर, इसको बेटा मेल्टिकी स्तर भी कहते हैं। मेल्टिकी स्तर। देखो बेटा इसको हम मेल्टिकी स्तर भी कहते हैं। देखो यह एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर होता है। आंतरिक स्तर होता है। यह एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर होता है जो कि डर्मिस के ऊपर पाया जाता है या बाहर की ओर पाया जाता है। देखिए मैंने जो लाइन लिखी है उसको ध्यान दीजिए, तुरंत याद होगा या अभी की अभी, मेरी गारंटी अगर याद ना हो जाए तो, लेकिन आपका माइंड और आपका दिमाग यानी जो है मस्तिष्क वो यही रहना चाहिए। देखिए अंकुरण स्तर की बात करें, ये अंकुरण स्तर, ये पूरी एपिडर्मिस है, तो यह एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक भाग है। देख लीजिए है क्या नहीं है, जो कि डर्मिस के ऊपर, ये वाला भाग कौन सा है? डर्मिस, जो कि डर्मिस के ऊपर पाया जाता है। इतनी ही लाइन लिखी है मैंने बस। यह एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर होता है जो कि डर्मिस के ऊपर पाया जाता है। इस स्तर की अब इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं हम। इस स्तर की कोशिकाएं, इस स्तर की सेल्स जीवित और स्तंभाकार होती हैं। इस स्तर की जो सेल्स हैं उनकी जो विशेषता है वो क्या है बेटा? कि जीवित हैं और स्तंभ
स्तंभाकार होती हैं। अब सबसे आंतरिक है बेटा, ये ध्यान से देखिए आप कि यह जो स्तर है ये सबसे आंतरिक है। कौन किसका? एपिडर्मिस का। अब रक्तवाहिनियां जो है वो कहाँ है आपकी? डर्मिस में। कहाँ है? डर्मिस में, क्योंकि एपिडर्मिस में तो रक्तवाहिनियां होती नहीं है। अब एपिडर्मिस का आंतरिक भाग है तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा बेटा? जो डर्मिस में जो रक्तवाहिनियां हैं, डर्मिस में जो रुधिर वाहिनियां हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करना। ठीक है बेटा, यह एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर होता है जो कि डर्मिस के ऊपर पाया जाता है। इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं और कैसी होंगी? स्तंभाकार। और इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या होगा? ये डर्मिस में जो उपस्थित जो रक्त वाहिनियां हैं उनसे ये पोषण प्राप्त करती रहती हैं। ठीक है बेटा, पोषण प्राप्त करना इनका क्या हो गया? मुख्य कार्य हो गया। और देखिए बेटा, इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। साथ के साथ लिखते चलो, इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। हम कभी कभार देखते हैं कि एक मौसम जाता है, अर्थात एक ऋतु जाती है और दूसरी ऋतु लगती है, तो हाथों से स्किन हटना, स्किन हटती है नहीं हटती है, या कोई चोट लग जाती है तो स्किन हट जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वापस से स्किन आ जाती है। अर्थात ये जो अंकुरण स्तर है, इस अंकुरण जो स्तर है, इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और नई नई परतें बनाकर अंदर से बाहर की ओर खिसकती रहती हैं। इसमें मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। जो कि त्वचा को रंग प्रदान करता है। ये बेटा सुनो, एपिडर्मिस का पहला पार्ट हो गया आपका, पहली परत हो गई। कौन सी बेटा? अंकुरण स्तर या मेलनिडी स्तर। यह एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर होता है। यह एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर होता है और डर्मिस के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? डर्मिस के ऊपर पाया जाता है। इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं, अब ये डर्मिस के ऊपर है तो इनका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा बेटा? भाई देखो, इसकी कोशिका कैसी है? जीवित है, अर्थात सजीव है और स्तंभाकार की है। तो जो डर्मिस भाग में जो रक्त वाहिनियां हैं, उनसे पोषण प्राप्त करना इनका मुख्य कार्य हो जाता है। इसकी जो सेल्स हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और नई नई परतें बनाकर अंदर से बाहर की ओर खिसकती रहती हैं। इसके अंदर मेलेनिन वर्णक पाया जाता है जो कि त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। इसको लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास, लिख लो इसको। अंकुरण स्तर हो गया बेटा आपका। दूसरे स्तर की ओर चलते हैं अब। दूसरा स्तर है इसका बेटा शूल स्तर। कौन सा है? शूल स्तर। दूसरे स्तर की ओर चलते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, जो कि एपिडर्मिस के अंकुरण स्तर से संबंधित है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा 1 अंक का। रेटिपेक्स क्या है? रेटिपेक्स
क्या है, पैक्स क्या है। 1 अंक का प्रश्न ये कंपटीशन में पूछा जाता है और बोर्ड की क्लास में भी पूछा जाता है। रेटिपेक्स क्या है, देखिए अंकुरण स्तर पढ़ रहे हैं तो अंकुरण स्तर की कुछ सेल्स, अंकुरण स्तर की कुछ सेल्स कगारों के रूप में बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, जिन्हें रेटिपेक्स कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है आपका, रेटिपेक्स क्या है। तो रेटिपेक्स का मतलब क्या है बेटा, अंकुरण स्तर की कुछ सेल्स कगारों के रूप में बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, जिन्हें रेटिपेक्स कहते हैं। 1 अंक का क्वेश्चन है, बोर्ड में आता भी है, ठीक, पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेटिपेक्स क्या है, तो अंकुरण स्तर की जो कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स बाहर की ओर कगारों के रूप में उभरी हुई रहती हैं, जिन्हें रेटिपेक्स कहते हैं। ठीक है साहब, ये आपका पहला जो स्तर था एपिडर्मिस का, वो खत्म हो गया। दूसरे स्तर की ओर चलते हैं हम। दूसरा स्तर आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, सूल स्तर। कौन सा है बेटा, सूल स्तर, इंग्लिश में, ठीक है बेटा, सूल स्तर की बात कर रहे हैं हम। देखो अब पहले यही देख लीजिए आप, यह अंकुरण स्तर के ऊपर पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है, अंकुरण स्तर के ऊपर है कि नहीं, इसके ऊपर कड़ी, इसके ऊपर स्वच्छ ऊपर, तो सबसे अंतर कौन सा, अंकुरण। यह अंकुरण स्तर के ऊपर पाया जाता है, अर्थात अंकुरण स्तर के बाहर की ओर पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं बहुकोणीय व शाखित होती हैं। यह अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करता है। कौन सा, सूल स्तर। तो यह अंकुरण स्तर है, यह साथ ही साथ लिखते चलो, यह अंकुरण स्तर के बाहर की ओर स्थित होता है, बाहर की ओर स्थित होता है। यह अंकुरण स्तर के बाहर की ओर स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं शाखित और बहुकोणीय होती हैं, इसकी कोशिकाएं शाखित और बहुकोणीय होती हैं। यह अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करती हैं। तो ये आपका सूल स्तर खत्म हो गया। यह अंकुरण स्तर के बाहर की ओर स्थित होता है। इसकी जो सेल्स हैं वो शाखित और बहुकोणीय होती हैं, और यह एपिडर्मिस जो है, जो उसका जो अधिचर्म जो भाग है, उसको यह दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक, तीसरे स्तर की ओर चलिए बेटा। तीसरा स्तर कौन सा है आपका, कणी स्तर, सी, कणी स्तर। कणी स्तर इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको ग्रेनुलोसम स्तर, ग्रेनुलोसम स्तर, ग्रेनुलोसम स्तर। ठीक है सर, अब कणी स्तर की बात करें, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, देखो डायग्राम में। यह 5 से 6 परतों से मिलकर बना हुआ स्तर होता है। यह 5 से 6 परतों से मिलकर बना हुआ
होता है। देखेंगे बेटा, यह 5 से 6 स्तरों से मिलकर बनी हुई परत होती है। यह 5 से 6 स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, इसकी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में केरेटोहाइलिन, ये मेन चीज, केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। नामक प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। ये जो संरचना आपके सामने दिख रही है, जो कण हैं, ये केरोटिनहाइलिन नामक प्रोटीन के कण होते हैं, इसलिए इस स्तर को कणीय स्तर कहते हैं। अगला है बेटा आपका डी। डी कौन सा बेटा? स्वच्छ स्तर की ओर चलते हैं हम। डी है आपका स्वच्छ स्तर। देखो बेटा, स्वच्छ स्तर की बात करें हम तो कणीय स्तर 5 से 6 स्तरों से मिलकर बनी होती थी। स्वच्छ स्तर की बात करें तो यह 3 से 4 परतों से मिलकर बना हुआ स्तर होता है। यह 3 से 4, कितनी बेटा? 3 से 4 परतों से मिलकर बना हुआ स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं, चपटी होती हैं। यह 3 से 4 परतों से मिलकर बना होता है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में, इनकी जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में एलिडीन, कौन सा बेटा? एलिडीन पदार्थ पाया जाता है। एलिडीन पदार्थ पाया जाता है। ये जो एलिडीन पदार्थ है, इस एलिडीन पदार्थ का जो निर्माण है, इससे पहले स्तर में केरोटिनहाइलिन प्रोटीन जो पाई जाती थी उसके अपघटन से होता है। ठीक है बेटा, यह 3 से 4 परतों से मिलकर बना होता है। इसकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। इनकी कोशिका द्रव्य में, या इनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एलिडीन पदार्थ पाया जाता है, जिसका निर्माण केरोटिनहाइलिन के अपघटन से होता है। देखो ना, स्वच्छ स्तर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका केंद्रक नष्ट हो जाता है। इसका केंद्रक नष्ट, इनकी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का जो केंद्रक है वह नष्ट हो जाता है, जिससे ये सेल्स पारदर्शी हो जाती हैं। जिससे ये सेल्स पारदर्शी हो जाती हैं। केंद्रक नष्ट हो जाएगा तो इसकी जो कोशिकाएं वो कैसी हो जाएंगी? पारदर्शी हो जाती हैं। इस स्तर को अवरोधक स्तर के नाम से भी जाना जाता है। किस स्तर को बोल दिया जाता है बेटा? एपिडर्मिस के किस स्तर को अवरोधक स्तर कहते हैं? स्वच्छ स्तर को। किसको? स्वच्छ स्तर को, क्योंकि यह त्वचा को जलरोधी बनाता है। जल प्रवेश नहीं करता है अंदर, वो क्यों नहीं करता है? स्वच्छ स्तर के कारण ही, क्योंकि यह अवरोधक स्तर के रूप में कार्य करता है। लास्ट है बेटा आपका किरण स्तर। किरण स्तर देखो, लास्ट ई डी हो गया बेटा, एफ ई किरण, क्रेनियम। देखो यह एपिडर्मिस का सबसे बाह्य स्तर होता है। सबसे ऊपर का स्तर है या नहीं? यह एपिडर्मिस का सबसे बाह्य स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं निर्जीव, इसकी कोशिकाएं निर्जीव, चपटी, पतली, सबसे बाह्य स्तर होता है बेटा। ये बाह्य स्तर है। सेल्स कैसी होंगी बेटा? इसकी निर्जीव होंगी। कैसी होंगी? निर्जीव, चपटी, पतली, सल्काकार। कैसी होंगी? इसकी जो सेल्स है वो कैसी होती हैं? निर्जीव होती हैं, पतली होती हैं, चपटी होती हैं और शल्काकार
होती हैं। कितने स्तरों से मिलकर बना होता है? 8 से 10 स्तर से। किससे? 8 से 10 स्तर के। इसके अंदर जो एलिडीन पदार्थ होता है वह सूख जाता है। एलिडीन पदार्थ सूख जाता है और मृत जो पदार्थ, ये मृत पदार्थ हो गया साहब, एलिडीन जब सूख ही गया तो निर्जीव सेल्स हैं इसकी, तो मृत पदार्थ है वो हॉर्न मतलब सींग और नाखून नखर में रूपांतरित हो जाता है। किरण जो स्तर है ये सबसे बाह्य स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं निर्जीव, चपटी, पतली और शल्काकार होती हैं। इनके अंदर जो एलिडीन पदार्थ होता है वह सूख जाता है और यह मृत पदार्थ सींग और नाखून जैसे पदार्थों में रूपांतरित हो जाता है। किरण जो स्तर है यह जीवाणु रहित स्तर होता है। कैसा होता है बेटा? जीवाणु रहित स्तर होता है। अब देखो बेटा, अंकुरण स्तर में एक विशेषता पाई जाती थी, विभाजित होती है और नई नई परतें बनाकर बाहर। तो अंकुरण जो स्तर है उससे लगातार वृद्धि के कारण यह त्वचा से अलग हो जाती है। ये जो किरण स्तर है ये त्वचा से हटती रहती है, जिससे त्वचा की सफाई होती रहती है। त्वचा से सफाई होती रहती है। ठीक बेटा। अब इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है बेटा, श्रृंगी भवन। क्या बन रहा है? श्रृंगी भवन। एक बना रेटिपेक्स, क्या बना? रेटिपेक्स। श्रृंगी भवन किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आने वाला है, आता भी है, पूछा भी जाता है। श्रृंगी भवन किसे? तो देखो एपिडर्मिस में, इसमें एपिडर्मिस की बाह्य सेल्स कौन सी हैं? किरण स्तर की। कौन सी हैं? किरण स्तर की। तो एपिडर्मिस की बाहर स्थित कोशिकाओं में निर्जीव केराटिन बनने की क्रिया श्रृंगी भवन कहलाती है। एपिडर्मिस का सबसे बाह्य परत होता है, तो एपिडर्मिस की बाहरी परत हो गई या बाहरी सेल्स में निर्जीव केराटिन बनने की क्रिया, बनने की क्रिया श्रृंगी भवन कहलाती है। श्रृंगी भवन कहलाती है। एपिडर्मिस की बाह्य परत या बाह्य सेल्स में निर्जीव केराटिन बनने की क्रिया श्रृंगी भवन कहलाती है। मानव में श्रृंगी भवन के द्वारा विभिन्न सुरक्षा अंगों का निर्माण होता है, जैसे नाखून हैं, जानवरों में सींग हैं इत्यादि। ठीक है बेटा। ये आपकी एपिडर्मिस स्तर खत्म हो गया। एपिडर्मिस में 5 स्तर थे, अंकुरण स्तर, सूर्य स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर और किरण स्तर। इन 5 स्तरों में 2 क्वेश्चन बने 1-1 अंक के। रेटिपेक्स क्या है और श्रृंगी भवन क्या है। एपिडर्मिस का निर्माण किससे हुआ? भ्रूणीय एक्टोडर्म से। तीसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा। एपिडर्मिस के किस स्तर में, क्वेश्चन सुनो, एपिडर्मिस के किस स्तर में मेलेनिन वर्णन पाया जाता है? किसमें? अंकुरण स्तर में, मेलपी के स्तर में, जो कि त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। कल अगली क्लास में हम डर्मिस के बारे में अध्ययन कराएंगे। यहां तक आप इसको समझें और जो भी समझ में नहीं आए आप कमेंट्स कर बता सकते हैं। ठीक, ओके सर।